कवि सम्मेलन नदवाई में। कैसेट बजती वीडियो कैसेट गई वाली से मिला। राम राम जी, आप सब। मैं परेशान था देख सकते मेरी तबीयत खराब थी तो वीडियो आज देखा ना आपकी कसम आप पाया कई दिनों हो गए, 3 दिन आए हो गए। सब कहना था नहीं पब्लिक को मैं बता लगे ना पूछा का पाछे मिलड़ी दे ना ये जो गोल वाला है ना देखो राजी हो गए। देखिए दोस्तों, कवि सम्मेलन कवियत्री और कवि आ गए हैं, कवि और कवियत्री आ रहे हैं। देखिए अब शुरू होने वाला है, दिखाते जाऊंगा मैं आप लोगों को। यहाँ 2 समय का वर्णन हुआ है। ये देखिए खाते जा रहे हैं और यहाँ चेयरमैन और उप चेयरमैन और अवाना जी आएंगे मेरे हिसाब से, वो उद्घाटन करेंगे, फिर शो का चालू करेंगे। ये रे कवित्री और कवित्री जी सब आ चुके हैं, बैठे हैं। ये शायद आपके समय का आभास हो। ये देखिए स्टेज में बैठे हैं सभी कवित्री और कवि। मैं रथ मेला कमेटी के अध्यक्ष जी और सभी टीम से आग्रह करूंगा कि हमारे देवनारायण बोर्ड मंत्री और विधायक जी का अभिनंदन करें, स्वागत करें इस प्रोग्राम में। सभी पार्षदगण नगर पालिका कृपया मंच पे पधारे। पार्षदगण सभी जो भी उपस्थित हैं, सभी पार्षदगण जो यहाँ हैं, ये अवाना जी के गुरुजी का सम्मान हो रहा है, जिन्होंने उनको पढ़ाया था उनका सम्मान हो रहा है। और इस कड़ी में मैं अगली कड़ी में आमंत्रित करूंगा रथ मेला प्रताप जी फौजदार, हमारे चेयरमैन साहब के सगोत्र अरब सिंह जी आगे आए और फौजदार जी का स्वागत करें। अगली कड़ी में हमारे भारत की आन बान शान कवियों में दिनेश जी रघुवंशी, उनको आग्रह करें। सभी कवियों का सम्मान हो रहा है धीरे धीरे करके, पहले सम्मान कर रहे हैं। भाई आगे हैं, कवि सम्मेलन शुरू होगा। फाइनली आगे सभी को नमन करता हूं और आज आप सभी लोगों के आमंत्रण पर कवि सम्मेलनीय जो टीम यहां पर आई है, मैं आपको विश्वास शुरू हो चुका है। देखिए दोस्तों, कवि सम्मेलन नगर पालिका नदवाई की ओर से, रथ मेला कमेटी की ओर से कि आप एक यादगार शाम जिएंगे। आप जहां हंसेंगे, मुस्कुराएंगे, चालू हो रहा है, वहीं गीत गजलों की गंगा में डुबकी भी लगाएंगे, ओज की धारा में भी आप बहेंगे। ऐसे प्रख्यात कविगण यहाँ पर मौजूद है। अभी भाई अरुण जैनी जी बैठे हुए हैं, हमारे भाई प्रताप फौजदार जी बैठे हुए हैं, हमारे भाई रघुवंशी जी बैठे हुए हैं। बड़ी बड़ी मैं आपको बताता हूं कवि सम्मेलन। अभी अब हम तीनों चारों लोग जो है सम्मेलन वो यात्रा पर गए थे विदेश, बड़ी बड़ी दुबई में आए। तो क्या था साहब, एक सामने एक सज्जन बैठे हुए थे, आदरणीय विधायक जी। कभी कभी आदमी बिल्कुल हंसना नहीं चाहता, एक सज्जन बैठे हुए थे, वो हंस नहीं रहे थे। मैंने उनसे पूछा, भाई साहब आप हंस नहीं रहे हैं? बोले क्यों हंसूं, मैं बड़ा आदमी हूं, उसके लिए भी मैंने आदमी रखे हुए हैं। मैंने कहा बहुत बढ़िया बात। फिर मैंने पूछा कि आप ताली भी नहीं बजा रहे हैं? बोले क्यों बजाऊं, बड़ा आदमी हूं, उसके लिए भी मैंने आदमी रखे हुए हैं। और ये साहब 5-6 महीने बाद फिर वहां कार्यक्रम में जाना हुआ तो वही सज्जन सामने से चले आ रहे थे, तो मुझे मिल गए, हाथ में कलावा वलावा बंधा हुआ था। मैंने पूछा भाई साहब क्या हुआ? बोले मेरी शादी हो गई है। तो मैंने उनसे पूछा कि आप हनीमून पर नहीं जा रहे हैं? बहुत बढ़िया। तो आप इतने बड़े आदमी तो नहीं होंगे, एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। आपने इतना हिंदी का इतना बढ़िया अनुष्ठान कराया सर। आप चाहते तो अनु जलोटा की भजन संध्या करा सकते थे, आप चाहते तो
किसी फिल्मी सिंगर का एक बड़ा शो करा सकते थे, लेकिन आपने हिंदी का इतना अच्छा काव्य अनुष्ठान कराया। मैं इसके लिए आप पूरी नगर पालिका कमेटी को, रथ महोत्सव कमेटी को, विधायक जी को, चेयरमैन साहिबा को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, क्योंकि आपको भी मालूम था कि इतने कम पैसों में सिर्फ कवि सम्मेलन ही हो सकता है। मैं आपको बताता हूँ तो मैं आपको बता रहा हूँ कि हिंदी का अनुष्ठान करा, लेकिन आजकल हिंदी की स्थिति हो क्या गई है। एक जरूरी सूचना है, रास्ते में जो मोटरसाइकिल बाइक्स खड़ी हैं वो हटा लें कि आप लोग दमकल गाड़ी को जगह दें। हाँ, एक बार ये बहुत जरूरी, ये हम लोगों की जिम्मेदारी है। दोस्तों, एक गांव में कहीं आग लग गई है तो गाड़ी जा रही है बुझाने, एम्बुलेंस हो तो नगर पालिका से अपनी यहाँ से जा रही है। देखिए, तो थोड़ी देर के लिए आप लोग किया गया है, गाड़ी को आप लोग उधर खड़े होकर भीड़ ना पड़े, बोले मौका मिल गया निकल लो बेटा। ये देखिए गाड़ी को ले जा रहे हैं, गाड़ी जा रही है आग बुझाने, जरूरी काम के लिए। हाँ, ये बहुत जरूरी था, ये बहुत जरूरी है। और नगर पालिका की तरफ से जी जितना शीघ्र काम हो सकता था जी उन्होंने अपना योगदान दिया। एक बार जरा, क्योंकि तालियों से मुझे एक बार पुनः आदेशित करें। मैं एक बात बताता हूँ, हमारी प्रियंका राय आई, मैं नारी हूँ, वो बड़ी बड़ी उन्होंने बातें की। मैं आपको बता रहा हूँ, फायर ब्रिगेड में किसी कर्मचारी को महिला देखा है क्या आपने? ईमानदारी से बताना, नहीं देखा होगा ना, क्योंकि महिलाओं का काम आग लगाना होता है, बुझाना नहीं। वाह वाह, क्या बात है। मस्ती के लिए बात जोड़ता हूं क्योंकि गाड़ी गई है। मैं आपको बताता हूं कि हिंदी का ये बड़ा कवि सम्मेलन है। भैया जरा एक बार ध्यान चाहूंगा आप सभी का। हाँ हाँ, और आप जो पीछे आपस में बातचीत कर रहे हैं, हाँ जी हाँ, जब आपका नंबर आएगा मैं भी बातचीत करूंगा, मुझे भी काफी बातचीत करनी है। तो मैं आपको बताता हूं साहब, हिंदी का कार्यक्रम आपने कराया, लेकिन आजकल हिंदी की स्थिति हो क्या गई है। आजकल लोग ना हिंदी बोल रहे हैं, इंग्लिश बोल रहे हैं, इंग्लिश बोल रहे हैं। जैसे एक रेलवे स्टेशन की बात, देखो मैं एक महीन व्यंगकार हूं, आप आनंद लेंगे तभी मजा आएगा। एक रेलवे स्टेशन की बात थी, मुझे एक ट्रेन के बारे में पता करना था। मैंने एक सज्जन से पूछ लिया कि भैया ये पूछताछ कार्यालय कहाँ है। अच्छा। हमारे अधिशासी अभियंता बैठे हुए, अधिकारी बैठे हुए हैं, तमाम हमारे प्रशासनिक अधिकारी बैठे हुए हैं, उनका स्वागत के साथ कहता हूं। तो देखिए कि जैसे एक रेलवे स्टेशन की बात थी, मैंने एक ट्रेन के बारे में पूछ लिया एक सज्जन से कि भैया 6 कवियों की जीवनी याद कर लेते हैं, उसमें से एक कवि की जीवनी पेपर में फंस जाती है। एक लड़का था, दूसरे दिन उसकी हिंदी की परीक्षा थी, उसे किसी कवि की कोई जीवनी याद नहीं हुई, तो उसने उन कवियों की जीवनी की नकल तैयार करी और उसे शरीर के प्रत्येक हिस्से में छुपा लिया। अब उसे यह भी याद नहीं रहा कि उसने कौन सी पर्ची कहां छुपा ली। उसके लिए भी उसने पर्ची तैयार कर ली, वो पर्ची पकड़ी। पिछले दिनों जब बाबा का मुकाबला हुआ तो मैंने उस रचना से उस मुकाबले को जीता था सोनी के सब चैनल पर। मैं चाहता हूं एक बार मुझे तालियों से आदेशित करें। ये सोनी के सब बोर्ड की परीक्षा का सालाना सत्र हिंदी का आया प्रश्न पत्र, सभी परीक्षार्थी पेपर कर रहे थे, कुछ अकल सी और कुछ नकल कर रहे थे। तभी एक छात्र ने छोटी सी पर्ची निकाली, उस पर कुछ उड़ती सी नजर डाली, लेकिन निरीक्षक की नजर से बच नहीं पाया। उसने उस छात्र से उस पर्ची को छुड़ाया और पर्ची को पढ़कर तो उसके छक्के छूट गए, हिंदी के कवियों के भाग्य फूट गए। उस पर्ची में लिखा था कि कबीरदास जी मोजे में, सूरदास जी बाह में। उस पर्ची पे लिखा था कि कबीरदास जी मोजे में, सूरदास जी बाह में, तुलसीदास बेल्ट में, बिहारी लाल पांव में, महादेवी आस्तीन में, पंत जी अगल में, प्रसाद जी कॉलर में, निराला जी बगल में। क्या बात है। बेल्ट में, बिहारी लाल पांव में, महादेवी आस्तीन में, पंत जी अगल में, प्रसाद जी कॉलर में, निराला जी बगल में, और शेष के लिए एक छोटी सी पर्ची घड़ी के डायल में, जिसमें हिंदी साहित्य का इतिहास मिल जाएगा। और नकल करते यदि पकड़ा गया तो एक बड़ा नोट पीछे की जेब में, जिसे पाकर निरीक्षक खिल जाएगा। वाह, क्या बात। यदि नकल करते पकड़ा गया तो एक बड़ा नोट पीछे की जेब में, जिसे पाकर निरीक्षक खिल जाएगा। हमें यह देखकर उस लड़के की बुद्धिमत्ता पर बड़ा आश्चर्य हुआ कि देखो ये लड़का कितना दूरदर्शी है। अरे हम सबसे ज्यादा कर्मस्पर्शी है, यदि ये बड़ा होकर कुछ नहीं बन पाया तो जरूर ये नेता बनेगा और हम जैसे शिक्षित बेरोजगारों का प्रणेता बनेगा। ये देखते देखते हमसे बहुत दूर निकल जाएगा और हम जैसा युवा इस शिक्षा की चक्की में पिसता ही रह जाएगा। हम जैसा युवा सही बात है। शिक्षा की चक्की
क्या बढ़िया बात। पवन भाई, वाह। ये कैसे करें, हमारे लिए बड़ी दिक्कत थी सर। तो मैंने वर्क फ्रॉम होम के तहत घर पर ही कविता सुनाई। ना कोई हंसा, ना किसी ने ताली बजाई, वाह वाह। और ना ही कोई पेमेंट जेब में आई। कई कष्ट एक साथ थे। फिर मैंने अपनी दूसरी जेब से पैसे निकाल के खुद को पेमेंट दी। इस तरह वर्क फ्रॉम होम की औपचारिकता पूरी। वाह अरुण भाई, वाह। ये मेरी इस कविता का असर पूरे विश्व पे पड़ा। आप देख लो, रूस और यूक्रेन के युद्ध में अमेरिका और यूरोप वर्क फ्रॉम होम ही कर रहे हैं। वाह। अच्छा, एक वो समस्या जो बताई थी, बोले 3 लॉकडाउन, हे भगवान, वो 3 महीने पहले लॉकडाउन, 3 महीने बाद में, वो सबसे कष्टदायक समय था साहब। बाहर आप कहीं जा नहीं सकते, सब कुछ बंद। और भाई साहब, पत्नी मेरा चेहरा देखे, मैं पत्नी का, इससे बुरा समय हो नहीं सकता। सच में विधायक जी, हमारा काम हर दूसरे तीसरे दिन सूटकेस लेके निकलने का। वो 3 महीने हो गए घर में पड़े हुए। मैं अखबार पढ़ रहा, पत्नी इधर से उधर घूम रही और बड़बड़ा रही। बोले पता नहीं ये बीमारी कब जाएगी। शानदार कवि है दोस्तों, बढ़िया। पता नहीं लग रहा था, मुझे कह रही है फेमस कोरोना को कवि है। कह रही है। उनका भी यूट्यूब में एक चैनल है, यूट्यूब पे। तो मैंने सोचा कुछ पल अलग ढंग से जिया जाए और किसी महिला मित्र को वीडियो कॉल किया जाए। हाँ कुछ तो परिवर्तन हो जीवन। हाँ, सही है। ये सोचकर मैंने अपनी सबसे सुंदर महिला मित्र को लैंडलाइन पर उसका फोन आया। मैंने सोचा पुराने जमाने को वापस लाया जाए और इस बार प्रेम पत्र थ्रू कबूतर भिजवाया जाए। वाह वाह। क्या बात। जा मैंने कबूतर जा। कबूतर के पंजे में चिट्ठी अटकाई और उसे बात समझाई। देखो भाई, ये तो याद नहीं है कौन से प्यार की कौन सी चिट्ठी है, अच्छा। पर तुम ऐसा करना, यहाँ से 5 गली छोड़ के 6ठी गली में जाना और वहाँ जो गुलाबी छत वाली गुलाबी सी लड़की है ना, नीलू, नीलू उसकी मम्मी को ये चिट्ठी दे आना। मम्मी को दिया कबूतर ना? बोला, हे आदिकालीन युग के देवदास, देवदास। इस युग में भी चिट्ठियों से आस। देवदास। अब मैं ऐसी फालतू उड़ान नहीं भरता हूँ, मैं खुद अपनी कबूतरी को व्हाट्सअप करता हूँ। वाह 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 वाह, जोरदार जोरदार तालियों से। तो वो जमाने चले गए, पहले आदमी 5-5 पेज का प्रेम पत्र सही लिखता बात था। है दोस्तों। कितनी मेहनत होती थी। बाद में सिर्फ नाम ही बदलना होता था। हाँ फिर वो टेलीफोन का जमाना आया। वो मुझे एक शेर याद आ गया कि कर दिया इजहार मोहब्बत हमने भी टेलीफोन पर, बात तो लाखों की थी, 1 रुपए में हो गई। वाह। और अब तो मोबाइल का जमाना आ गया जी। आदमी मोबाइल पे आई लव यू टाइप करता है, वो भी पूरा नहीं, ILV और Y, और एक साथ 25-30 को सेंड। 25-30 का से कहीं से जवाब आएगा। कैसे दे आएगा जवाब? वो उदय प्रताप सिंह जी की 4 पंक्तियां हैं कि हर फैसला होता नहीं सिक्का उछाल के, ये दिल का मामला है जरा देखभाल के। वाह। हर फैसला होता नहीं सिक्का उछाल के, ये दिल का मामला है जरा देखभाल के। मोबाइलों के दौर के आशिक को क्या पता, रखते थे कैसे खत में कलेजा निकाल के। वाह वाह, क्या बात है। तो वो प्रेम तो अब रहा नहीं, लेकिन हरियाणा का प्रेम अब भी ऐसा ही है जी। हमारे यहाँ पशु पक्षियों तक का प्रेम ऐसा है। अच्छा, जब दामाद बहू को लेने आया तो बथुए का साग, बथुए की भुर्जी, बथुए का रायता, बथुए की रोटी, बथुए का पराठा और तो और सलाद में ही बथुआ। वाह वाह। अगला 2 मिनट तो थाली देखता रहा। फिर बोला, सासू इससे अच्छा मैंने बथुए खेत में छोड़ जाती। तो उसने बाकी बच्चों से कहा, बोले अपने जीजा को समझाओ, और अगर नहीं माने ना तो यूं कह देना हमारी माता जी के देवी आ जाती है। और जब देवी आ जाती है अपनी बात मनवा के छोड़ती है। बालक पहुंच के बोले, जी आज अभी नहीं भेजेंगे। बोला, जी ऐसा है, हमारी माता जी के देवी आ जाती है, और जब देवी आ जाती है अपनी बात मनवा के छोड़ती है। बोला, देवी आ जाए, देवा आ जाए, मैं तो लेके जाऊंगा। थोड़ी देर सास जो वो बाल बाल बिखेर के आ गई। देवी आ गई ना भेजू, देवी आ गई ना भेजू, देवी आ गई ना भेजू। दामाद थोड़ी देर तो ड्रामा देखता रहा। फिर बोला, भैरव आ गया, लेके जाएगा। ओ ये है, क्या बात है। और भैरव आ गया। भैरव मामला है। समय का मुझे भी ध्यान रखना है। प्रताप फौजदार, दिनेश रघुवंशी, सुमन दुबे,
तीनों बड़े कवियों को सुनना है आपको, तो मुझे उसका अभी भी सब ध्यान बैठे रखना हुए है। हैं पर मैं नहीं बना पाऊँगा। मैं जाऊँगा घर। 12:07 हो गया दोस्तों, और 12:07 हो गई है। अब घर चलना चाहिए, नहीं तो खाना भी नहीं खाया मैंने। आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना वीडियो को। क्या कि चलते हैं हम। काम भी वो वही कर सवाल है। तो दोस्तों वो डॉक्टर एक मरीज का चेकअप कर रहा मैं बैठा था, हुआ देखो मैं उसकी दोनों टांगें नीली पड़ गई। जाऊँगा, नहीं तो बोले लेट हो वो जाऊँगा। जहर चढ़ रहा है भाई, टांगें खाना काटनी भी नहीं पड़ गई। खाया मैंने, अब दोनों जाके टांगें खाऊंगा। काटी गई, नकली चलते टांग हैं, लगवाई अब गई। ये देखा कुछ कभी नकली टांग भी नीली पड़ गई। रास्ता होगा मुझे लग रहा है। बोले ओहो तुम्हारी तो लाइक जीन कर सी देना, रंग चैनल छोड़। सब्सक्राइब कर देना चैनल को। चलते हैं, अब लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, मैं भी घर चल दिया हूँ। घर जा रहा हूँ मैं, अब जाऊँगा, देखते डांट पड़ेगी। 12:30 बज चुके हैं, 12:15 हो रहे हैं अब रात के। अब हम घर जा रहा हूँ, फिर खाना खाऊँगा, सोऊंगा। गुड नाइट दोस्तों आप सभी को, मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में। जब तक के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, जय भारत।